हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि केबीएस पीजीटी हिंदी के सिलेबस के अनुसार जो भी आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ढंग की सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं उनको आप गंभीरता से देख रहे होंगे और आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे जिसका शीर्षक है जनसंचार माध्यम। वैसे तो देखा जाए ये शीर्षक केवल केबीएस पीजीटी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इससे कुछ कुछ सवाल आते हैं। तो केबीएस पीजीटी के अगर दृष्टिकोण से देखें तो आपके सिलेबस में एक पुस्तक लगी हुई है, अभिव्यक्ति और माध्यम। इस पुस्तक को हमें 11वीं और 12वीं की कक्षाओं में पढ़ना है और कंबाइंड तरीके से दोनों कक्षाओं के लिए इसी पुस्तक का नाम दिया गया है। तो आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसको आप खरीद भी सकते हैं। तो जैसा भी आप अपने सुविधा के अनुसार समझें उस काम को कर सकते हैं। बाकी यहाँ जनसंचार माध्यम के अंतर्गत मेरी कोशिश है कि जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए संचार और जनसंचार को लेकर वो आपके पास पहुंच जाए, उसके तरफ मेरा ध्यान आपका आकर्षित करना है कि जनसंचार माध्यम की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं अगर सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाए तो भी आप उसको कर पाए और अगर घुमाकर भी पूछा जाए तो कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को देखकर विकल्पों के माध्यम से सही उत्तर तक पहुंच जाएं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि संचार क्या है, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं, जन संचार की विशेषताएं क्या हैं, संचार के कार्य क्या होते हैं, जन संचार के कार्य क्या हैं और भारत में जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर कि हम क्रमशः बातचीत करेंगे। और जैसे ही मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम जिस वर्तमान समय में अभी हैं वो जनसंचार और संचार के एकदम चरम समय में माना जा सकता है, क्योंकि पहले के जमाने में संचार और जनसंचार का माध्यम अपेक्षाकृत आज के मुकाबले कम हुआ करता था। लेकिन आज की स्थिति तो ऐसी है कि पल पल की खबर आपके पास पहुंचने में क्षण भर समय नहीं लगता है। तो ये सब जो कुछ संचार और जनसंचार के माध्यम से ही संभव हो पाया। तो सबसे पहले हम पारिभाषिक रूप से देखते हैं कि संचार क्या होता है। संचार शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपके दिमाग में रस पड़ते हुए एक शब्द आ रहा होगा जिसको कि संचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो संचारी से तात्पर्य यही है कि ऐसा भाव जो कि आपके हृदय में संचरण करता रहता है, चलता रहता है और अनुकूल समय आने पर वो सामने आता है। हमेशा नहीं उपस्थित रहता है, बल्कि जब अनुकूल समय आता है तो वो संचारी भाव अपने वास्तविक रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो ये शब्द वहीं से उठाया गया है। संचारी भाव इसी संचार शब्द से बना हुआ है। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है ये संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो संचार का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको तकनीकी रूप में देखा जाए तो संचार का जो अर्थ हम लोग लगाते हैं वो है कि अगर हम टेलीफोन या मोबाइल के जरिए मौखिक या लिखित रूप से जब अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो उसको संचार करते हैं, अगर इसको तकनीकी रूप में देखा जाए तब। वरना वैसे आप देखेंगे तो अगर आप मौन भी रहते हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर संचार का भाव चलता रहता है। जब आप कुछ सोचते हैं तो वो भी कुछ न कुछ चीजें आपके मन में संचरित होती रहती हैं। तो संचार का मतलब केवल ये नहीं है कि जब आप किसी चीज को बोल रहे हैं या फिर लिख कर भेज रहे हैं तभी, क्योंकि अज्ञे ने एक कविता लिखी थी कि मौन भी अभिव्यंजना है। अगर आप शांत भी हैं तो कुछ न कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो संचार है वो आपके जीवित होने का भी एक प्रमाण है।
कि जब तक आप जीवित हैं तो कुछ न कुछ आपके मन में विचार भाव आएंगे और उनका संचार होता रहता है। लेकिन इसी भाव और विचार को जब हम कहीं अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं, उसको मौखिक रूप से, लिखित रूप से, तो तकनीकी तौर पर उसे हम संचार कहते हैं। अब सवाल उठता है कि संचार में क्या जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तभी संचार कहलाता है, या फिर जब दो या दो से अधिक लोग बातचीत करते हैं तो वो भी संचार है? तो दोनों में आप देख सकते हैं कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पहुंचाते हैं तो वो भी सूचना के माध्यम से संचार होता है। जैसे आपने महाभारत में एक प्रसंग देखा होगा कि जब युद्ध चल रहा होता है तो एक सूचना फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समय अफवाह थी। अब ये कंफ्यूजन में था कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है या फिर कोई मनुष्य मारा गया। लेकिन सूचना, आज भी आप देखेंगे कि अफवाहों का दौर चलता रहता है। सूचनाओं के प्रमाणीकरण को लेकर लोग तथ्यों को जुटाते हैं कि ये प्रमाणिक सूचना है या फिर अप्रमाणिक है, क्योंकि खासतौर से प्रायोगिक छात्रों के बीच में इस तरीके की सूचनाएं जो आदान प्रदान होती हैं उसकी प्रामाणिकता को लेकर काफी सवाल उठने लगते हैं कि ये सही है कि गलत है। मान लीजिए अभी आप निश्चित तरीके से पढ़ रहे हैं, तब तक अचानक अफवाह आई कि 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो फिर आप वहां परेशान होने लगेंगे। फिर आप इसको खोजेंगे, ये सूचना सही है गलत है, या फिर हो जाएगा कि जो भी विज्ञापन निकला था वो रद्द हो गया। तो देख रहे हैं कि सूचनाओं के लिए तमाम आपके पास माध्यम है, लेकिन कितने प्रमाणिक हैं कितने अप्रमाणिक हैं इसको लेकर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि संचार का मतलब है कि जब एक से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो वो संचार कहलाता है। आगे इसके और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जिसपे कि हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो संचार जो है उसके माध्यम से अपने संदेशों का आदान प्रदान होता है। ये जीवन की एक निशानी के तौर पर देखा जा सकता है कि जब तक आप जीवित रहेंगे संचार किसी न किसी माध्यम से करते रहेंगे, चाहे वो मौखिक हो चाहे अमौखिक हो। संचार के माध्यम से ही आज का जो विश्व है, आज की जो दुनिया है, उसको ग्लोबल गांव माना गया है। अब लगता ही नहीं है कि कोई चीज बहुत दूर है, सब चीजें आपको निकट प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब उसके अलग अलग माध्यम है, उन माध्यमों के कारण इसीलिए अब कोई चीज आपको दूर प्रतीत नहीं होती है, लगता है कि ये एक तरीके से ग्लोबल गांव के रूप में बदल गई है। और संचार जो है अंतर क्रियात्मक इंटरैक्टिव प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ संचार से संबंधित कॉन्सेप्ट थे जिनको कि मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में मेरी बातें आ रही होंगी। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो पूछा जाता है कि संचार के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से संचार के तत्व हैं या नहीं, विकल्प में इन सबका नाम दे देगा और है और नहीं में सवाल पूछा जाता है अक्सर। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है कि संचार के तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें है स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर। ये जितने चीजों का मैंने नाम लिया ये सब संचार के तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो इन शब्दों को आप भली भांति अपने दिमाग में बैठा लीजिए। स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, फीडबैक और शोर। तो ये जो 5-6 शब्द हैं ये संचार के तत्व के रूप में आते हैं। इसको हम एक और माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि इनका जो क्रम है, इनकी जो साइकिल है उसको भी समझना चाहिए कि पहले स्रोत या संचारक होता है, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता। और जब स्रोत या संचारक के संदेश किसी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं तो वो फीडबैक अपना देता है। इस बीच शोर जो कि बाधक तत्व, संचार के बाधक तत्व के रूप में शोर को देखा जाता है। जैसे मैं आप सभी के सामने इस लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूं तो कई बार आपको बैकग्राउंड में शोर इत्यादि भी सुनाई पड़ती होगी जो कि हमारे
और आपके बीच में जो संचार हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे होंगे। तो देख रहे हैं आपकी जो यहाँ पर साइकिल बनी हुई है कि पहले नंबर पर संचारक या स्रोत है, दूसरे नंबर पर संदेश, तीसरा नंबर माध्यम है। ये माध्यम मोबाइल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ठीक है, संदेश को पहुंचाने का माध्यम। और चौथा आप देख रहे हैं प्राप्तकर्ता। इसके बाद जैसे ही प्राप्तकर्ता संचारक का संदेश पाता है वैसे ही वो फीडबैक देता है, ठीक है। और तो ये आप देख रहे हैं कि संचार के क्या है तत्व हैं और इन्हीं के माध्यम से संचार की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व है, कौन सा नहीं है। शोर क्या है, इसमें पादक के तौर पर आता है और बाकी जो भी सीरीज है इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगे देखते हैं कि संचार के प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? सांकेतिक प्रकार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार। तो देख रहे हैं कि संचार के कुल 6 प्रकार के संचार पाए जा रहे हैं। अब सांकेतिक संचार क्या है? जैसे हम किसी अपने बड़े को देखते हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो क्या हो गया? सांकेतिक संचार। और सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका सांकेतिक संचार का है, बिहारी का एक दोहा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजिया भरे भवन में करत हैं नैनन हिसो बात। तो ये क्या है? सांकेतिक संचार है। यहाँ पर भी दो व्यक्तियों के बीच में संकेतों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को व्यक्त किया जा रहा है और बाकी लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन दो व्यक्ति जरूर जान पा रहे हैं, कहत नटत रीझत खीझत। तो पूरी पंक्ति आप दिमाग में रखिए। तो ये सांकेतिक संचार का उदाहरण हो सकता है। मौखिक और अमौखिक संचार। कई बार मौखिक और अमौखिक संचार जो है आपस में गडमड होते हैं, मिले जुले रहते हैं, इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार संचार मौखिक होते हुए भी अमौखिक होता है, कई बार अमौखिक होते हुए भी मौखिक होता है। जैसे कई बार आप किसी को प्रणाम करते हैं तो हाथ भी जोड़ते हैं और प्रणाम भी कर देते हैं। कई बार क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, बाय टाटा ये सब बोल देते हैं और कई बार संकेत भी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों संचार क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौखिक संचार में जैसे कि हम बोलकर किसी चीज को अभिव्यक्त करते हैं, अमौखिक संचार में बोलने के साथ साथ हम अपने कुछ हाव भाव को भी वहां पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि बोलते समय हाथों का जो मूवमेंट होता है वो, या फिर जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है वो भी एक तरीके से संचार का माध्यम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग जो भी एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, उनकी लोग मिमिक्री करते हैं। अगर ये नहीं होता तो ये संभव नहीं होता कि कोई अलग अलग मिमिक्री कर पाए। तो उस व्यक्ति का जो उतार चढ़ाव है वो एक तरीके से व्यक्तित्व बनकर उभरता है, ठीक है। तो ये मौखिक अमौखिक संचार के अंतर्गत चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। देखने में दोनों शब्द मिलते जुलते से लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या हैं? अलग हैं। और अगर आप एक बार समझ गए तो फिर जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। पहले तो अंग्रेजी में इनको देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक को कहा जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है। इसमें क्या होता है कि जो संचारक होता है, यानी कि जो सोर्स है वही क्या है? प्राप्त करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी को संदेश भेजते हैं तो प्राप्तकर्ता अलग होता है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल में जो संचारक होता है, जो स्रोत होता है, वही उस चीज को प्राप्त करता है। जैसे आप पूजा करते हैं या इबादत करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो खुद उसको कर रहे हैं और खुद प्राप्त भी कर रहे हैं। जैसे आप जब मंदिर में जाते हैं तो आप अपने मन में जो भी ईश्वर के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपने भावों को, अपने मनोभावों को, तो आप शोर गुल करके नहीं करते, आप खुद से कहते हैं
और लगता है कि आप ईश्वर तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अंतः वैयक्तिक संचार हो गया। यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति रहता है, उसी पर दोनों प्रभाव पड़ते हैं, वो खुद कहता भी है और उसी को प्राप्त भी करता है। तो उम्मीद है कि इंट्रापर्सनल आपको समझ में आ गया होगा। ये तब और ज्यादा समझ में आएगा जब हम अंतर्वैयक्तिक संचार को बताएंगे। अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है? इसको कहा जाता है इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि इसमें जब दो व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं, जब दो व्यक्ति, ठीक है, आमने सामने बात करते हैं तो वहां पर अंतर्वैयक्तिक संचार हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, नौकरी की, तो वहां पर जब आमने सामने जो बातचीत होती है वो अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है, ठीक है। या फिर आप न्यूज में देखते होंगे जब किसी व्यक्तित्व से बातचीत होती है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो अंतर्वैयक्तिक संचार है। तो उम्मीद है कि अंतःवैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार दोनों आप समझ गए होंगे। किसी भी तरीके से घुमाकर सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको सही कर लेंगे। अगला संचार है समूह संचार। समूह मतलब लग रहा है कि एक से अधिक व्यक्ति जहां बैठे हुए हैं। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण है संसद में जो चर्चा होती है, ठीक है, वहां पर जो सवाल जवाब होता है वो समूह संचार है। इसके अतिरिक्त आप सेमिनार का उदाहरण ले सकते हैं, वर्कशॉप का उदाहरण ले सकते हैं, या फिर कोई संगोष्ठी हो रही है तो उसका उदाहरण भी समूह संचार के अंतर्गत है, ठीक है। और है जन संचार, ऐसा संचार जो कि लोगों तक पहुंचाया जाए, जन तक पहुंचाया जाए, जिसको कि हम मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पर तो हमें विस्तार से ही बात करना है। तो उम्मीद है कि जो संचार के प्रकार हैं वो आप समझ गए होंगे कि सांकेतिक संचार क्या है, मौखिक और अमौखिक संचार क्या है, अंतःवैयक्तिक संचार क्या है, अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, और समूह और जन संचार क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं जन संचार के कार्य क्या है। जन संचार के कार्य: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच को देना। तो जन संचार के कुछ प्रमुख कार्यों को आपने देखा। अगर विकल्प में पूछ लिया जाता है कि जन संचार के कार्य हैं या फिर नहीं है, क्योंकि इसी दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, तो है में सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, नहीं में से आपको देखना है कि जो कुछ हमने जन संचार के कार्य के अंतर्गत पढ़ा था उसमें से कौन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो जन संचार के कार्य आप अपने दिमाग में रखिए कि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच को प्रस्तुत करना। अब इसको विस्तार से देखें हम, तो सूचना देना का मतलब क्या है कि जन संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हम उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जन संचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। दूसरा था शिक्षित करना। जन संचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हम जागरूक बनाते हैं, और लोकतंत्र में जन संचार माध्यम की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से जो मतलब है, यानी उन्हें देश दुनिया के हाल चाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने से, ठीक है। शिक्षित करने का मतलब है कि केवल अपने आसपास की चीजों से ही परिचित नहीं होना, बल्कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, उससे भी परिचित कराना, उसके प्रति जागरूक कराना भी। मनोरंजन करना। जन संचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है, जिसमें कि सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो, किताबें आदि। अब तो वर्तमान समय में आप यूट्यूब को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, जन संचार के कार्य के अंतर्गत है। और कुछ पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है एजेंडा तय करना। जन संचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था, वो
और भी तमाम जो भी चुनाव होते हैं उनको लेकर भी एजेंडा तय किया जाता है। वो चर्चा के विषय रहते हैं, चौराहे पर, नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर, जहां भी आप देखेंगे चर्चा ही चर्चा होती रहती है। यानी कि कई बार जो जनता है उसके विचारों को ये सब जो चैनल हैं वो भी प्रभावित करते हैं, समाचार पत्र हैं वो भी प्रभावित करते हैं। यानी कि जो एजेंडा वो तय करते हैं उसके अनुसार भी जनता धीरे धीरे सोचना शुरू कर देती है। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जन संचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। मतलब न चाहते हुए भी आप उस पर चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में राजनीतिक होता है। अगर वो कह रहा है कि राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, तो भी एक तरीके से वो बता दे रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि किसी वजह से वो भी राजनीतिक ही है। ठीक है, इसको थोड़ा आप गंभीरता से देखेंगे तो मेरी बात और समझ में आएगी कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक नहीं, तो मतलब आपने एक साइड चुना हुआ। ठीक है, और राजनीति में क्या होता है, चुनाव ही होता है। निगरानी करना किसी लोकतांत्रिक समाज में जन संचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जन संचार माध्यमों पर होता है। तो तमाम बिंदुओं को आपने देखा कि जन संचार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है विचार विमर्श के मंच। जन संचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जन संचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि विचार विमर्श के मंच का मतलब क्या है, कि जब कोई घटना या विषय चर्चा का कारण बनी रहती है तो उस पर अलग अलग अखबारों में, न्यूज चैनलों में डिबेट होता है, संपादकीय लिखा जाता है, और फिर जो आम जनता होती है उसका भी एक कॉलम बनाया जाता है जिसमें चिट्ठी भेजा जाता है। ठीक है, तो उसमें लोग खुलकर अपने विचारों को रखते हैं। तो ये हो गया विचार विमर्श के मंच प्रस्तुत करता है। अगर जन संचार नहीं होता तो शायद हम लोग विचार विमर्श कर पाते। अगर हम बात करें भारत में जन संचार माध्यमों का विकास और उस विकास में किन किन माध्यमों का अहम रोल रहा है पॉइंट वाइज, तो देखा जाए तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये ऐसे 5 पॉइंट हैं जो कि भारत में जन संचार माध्यमों का विकास इन्होंने किया। इस पर अलग से भी विस्तार से वीडियो लेक्चर प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको अलग अलग भी किया जा सकता है कि रेडियो का क्या योगदान रहा है, समाचार पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान रहा है, टेलीविजन का क्या योगदान रहा है, तथ्यात्मक तरीके से ईयर वाइज और जो भी चैनल्स हैं उनको लेकर, सिनेमा का, इंटरनेट का। लेकिन शुरुआत में ही मैंने बोला था कि बेसिक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जब भी जनसंचार माध्यमों की चर्चा की जाए तो आपके दिमाग में माध्यम के तौर पर समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब पॉइंट आने चाहिए। और जब ये पॉइंट आएगा तो फिर आप सोचेंगे थोड़ा, फिर किताब आपके पास है ही, फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी तो कोशिश रहती है कि आपका ध्यान उसके तरफ कर दिया जाए, आपका ध्यान आकर्षण कर दिया जाए, ताकि आप अलर्ट हो जाएं, पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आप पढ़ने में आलस कर रहे हैं तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में स्ट्रक्चर, संरचना बन रही होगी कि अभिव्यक्ति और माध्यम नामक जो पुस्तक लगी है आपके सिलेबस में, उसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास किन किन माध्यमों से हुआ है उनको आपने देख लिया होगा। अगर बात करें कि जन संचार का प्रयोग, हम कुछ 4-5 पॉइंट्स को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जन संचार का प्रयोग हम क्यों करते हैं, उसका क्या मतलब। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। या फिर दूसरा पॉइंट है नियंत्रण,
संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। अगला पॉइंट है कि सूचना, संचार के माध्यम से हम सूचना भी प्राप्त करते हैं। सूचना मतलब कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है, यहाँ पर टेलीफोन रखा गया है, अब इसके जगह पर आप मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अभिव्यक्ति, संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। ठीक है। सामाजिक संपर्क, संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, यानी कि संचार के माध्यम से ही हम सामाजिक संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है। अगर ये संचार नहीं होता तो फिर हम अपने जो भी समस्याएं हैं या चिंता है उसको दूर नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए यूट्यूब चैनल नहीं होता तो शायद हम लोग आपस में बातचीत कर पाते और कमेंट करने के बाद हम एक दूसरे की समस्याओं को या फिर चिंताओं को जान पाते, या फिर मेरे मन में जो भी अभिव्यक्ति है, जो भी विचार है आप लोगों के सामने, जो भी मैं जितना समझ पाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ उसको नहीं बता पाता अगर ये संचार का माध्यम नहीं होता। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं, तो संचार का भी प्रयोग हम अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं और उसका रूप अलग अलग हो सकता है, विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, जज के रूप में। ठीक है, अलग अलग इसके रूप हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सोचा कि जनसंचार माध्यम, संचार और उसके तत्व, प्रकार और जो भी बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, और इस पुस्तक में अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में जो कुछ दिया गया है उसका जो जिस्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, जिससे कि कम समय में आप चीजों को समझ पाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हम इस पुस्तक के अगले भाग को, अगले टॉपिक को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।